हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग जे मेंस की जो सीरीज पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की, आज उसका पार्ट 8 का लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए इसके पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि कृपया 25 जून तक सब लोग एडमिशन ले लीजिए। इस मामले पे आप सीरियस रहिए, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन के लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक, दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पड़ी होगी, आप वहाँ से चले जाइए, अथवा सब लोगों को पता होगा। दूसरी बात देखिए, एक दूसरे को सजेस्ट करने की कोशिश करिए, सहयोग करने की कोशिश करिए, तभी तो काम चलेगा, नहीं इसे मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। दूसरी बात देखिए, हम लोग 11 का बैच पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो 11 की टाइमिंग शाम 4 से 5 चल रही है। जो आपके संपर्क में 11 के स्टूडेंट हों, कृपया उनको बताने की कोशिश की जाए। बात तो समझ में आ गई। ठीक है, मैं एक दिन सभी बच्चों को जूम आईडी में भी जोड़ा था, तो सभी बच्चों को डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग कि एप्लीकेशन को कैसे चलाना है। और 1 जुलाई से एप्लीकेशन में लाइव क्लासें चलेंगी। एप्लीकेशन में आप जाइएगा, कुछ फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वीडियो की क्वालिटी देखिएगा, वीडियो कितने अच्छे चल रहे हैं। और 1 जुलाई से कैलकुलस की क्लास पढ़ाएंगे। आज मतलब मंडे सोमवार से हार्ड कॉपी 5वें चैप्टर की और 6वें चैप्टर की उपलब्ध हो जाएगी मेरे पास। तो आप सोमवार के बाद आइए, अपना एडमिशन लीजिए। एडमिशन तो देखिए है लगभग सभी बच्चों का, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा है, फार्म वार्म आई कार्ड आपका सब बना है। आप जुलाई से आगे की फ़ीस जमा करिए, फीस जमा कर दीजिए, ताकि 1 जुलाई से क्लास चलने लगे। 1 जुलाई से क्लास चलेगी। टाइमिंग क्या होगी? दोपहर 2 से 3:30 पौने 4, मतलब 1.5 घंटे की रोज़ क्लास चलेगी। और क्लास मतलब संडे टू मंडे होगी, मतलब पूरा मंडे टू संडे क्लास चलेगी। इसका मतलब पूरा सप्ताह क्लास चलेगी, ठीक है। तो बिना कोई समय ख़राब किए हुए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आएंगे हम लोग। लिखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर को क्या पढ़ते हैं? उपसारणिक, उपसारणिक और सहखंड। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। सब कुछ मैं पढ़ा चुका है, एक तरह से देखा जाए आपका दोबारा रिवीजन भी करा दिया। देखो, सबसे पहले चर्चा होगी माइनर के विषय में। माइनर्स के विषय में पहले चर्चा होगी, मतलब इसको उपखंड भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपखंड / उपसारणिक। इसके 2 नाम हैं, आप लोग पता होगा आपको। चलिए, हाँ भाई समझने की कोशिश करिए। पहली बात, इसको क्या करते हैं? इसे MIJ से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। क्लियर? अब जरा सुनिए, एक मैं उदाहरण देता हूं आपके साथ, इधर देखें। जैसे ये रफ कार्य है, आप इसको नोट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं पूछूंगा ये किसका एलिमेंट है? ए घेरा का। तो ए घेरा का माइनर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? एम घेरा। ए घेरा का माइनर एम घेरा। और इस ए घेरा के साथ लगी हुई पंक्ति, लगा हुआ स्तंभ हटा देंगे, तो एक डिटरमिनेंट बनेगी 5 6 8 9। इसका मतलब कहानी क्या है? जिस दिन AIJ का माइनर लिखना है, खोपड़ी लगा ना, AIJ का माइनर लिखना, जिस तरह A11 का माइनर लिखना है, तो A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा के जो सारणिक बनती है वो उसका माइनर होता है। तो AIJ का मतलब आईवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ को हटाकर जो एक नई सारणिक प्राप्त होती है वो AIJ का माइनर कहलाता है, जिसे MIJ से व्यक्त करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर?
नहीं आया समझ में? देखो A11 का माइनर आप कैसे भरें? A11 का मतलब ये यहाँ का एलिमेंट, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ हट गया जो डिटरमिनेंट बनी, और इसी के पीछे साइन लगा देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। एनसीईआरटी में तो पढ़े हो ना, इतना पढ़े तो हैं भैया। तो Aij का माइनर क्या होगा? Aij का माइनर लिखने के लिए आठवीं पंक्ति तथा जेवा स्तंभ हटाकर जो सारणिक प्राप्त होती है उसे माइनर बोलते हैं, जिसे Mij से व्यक्त करते हैं। चलिए लिखिए, लिखेंगे किसी अवयव, दूसरे नंबर पे लिखना है किसी अवयव Aij के लिए आठवीं पंक्ति तथा जेवा स्तंभ को हटाकर शेष बचे अवयवों से बनी सारणिक माइनर कहलाती, जिसे Mij से व्यक्त करते हैं। ये बकवास समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलो। हाँ भाई, सभी स्टूडेंटों को क्लियर है? अब देखो तीसरे नंबर में मैं यहाँ, चलिए कोफैक्टर की बात कर लें। हाँ, अब कोफैक्टर क्या होता है सीधा सीधा बता दूं। इसे नंबर 1 में इसे Cij से व्यक्त करते हैं, इसे Cij से व्यक्त करते हैं, लग गया? इसे Cij से व्यक्त करते हैं, क्या बताऊं? दूसरे नंबर में Cij का फार्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर Mij। क्लियर? ठीक। शायद मुझे C12 लिखना होता तो मैं क्या लिखूंगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 और m12। अर्थात इसका देखो, इसका आप माइनर भरोगे और माइनर के पीछे यदि साइन लगा दोगे तो कोफैक्टर हो जाता है। उम्मीद है कि पता होगा सब चीज़ें, ये ज़्यादा मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। चलिए देखो, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इतना आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ाऊं गाड़ी अपनी? हटाऊं? चलो, हेडिंग बढ़ाइए, लिखेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज, गुण इसके क्या क्या है? नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे देखो, मैं एक सारणिक आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक सारणिक, ठीक, ये एक सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23, खोपड़ी लगाना भाई, A31 A32 A33। इसकी क्या कहानी है अभी समझ में आने वाली है, ठीक है? देखो, मैं इसको R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक। तो चलिए एक्सपेंड कराइए। A11 कॉमन हुआ, ठीक, A11 कॉमन हुआ, नहीं समझ में आया। और देखो, इसके साथ ये लगी हुई पंक्ति, लगा हुआ स्तंभ हटा तो माइनर आएगा ही, बात समझ में आ गया? तो इसका माइनर क्या बनेगा? A22 A32 A23
ए 33। क्लियर है? ठीक, इसके पीछे का साइन प्लस होगा, इसका मतलब कहो तो मैं साइन भी लगा दूं, A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। क्लियर? और थोड़ा सा जगह बना देता हूँ। डेल्टा एच करता A11 का चिन्ह क्या होता है? प्लस, अर्थात माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। अरे यही कॉन्सेप्ट तो होता है साइन लगाने का, साइन स्कीम तो ये होती है ना। आगे क्या होगा बताओ? A12 होगा, इसका साइन लगेगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, तो यहाँ टोटल साइन माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ क्या होगा इसका? A21, हाँ A21, A31, A23, A33। आगे बताओ A13 का साइन लगाऊं माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3। आगे बताओ A21, A31, A22, A32। अब खोपड़ी लगाना। ठीक, ये इतना, ये क्या है? कोफैक्टर है कि माइनर है? ये तो माइनर है, लेकिन साइन के साथ कोफैक्टर हो गया। इसका मतलब A11 C11 है, फिर A12 इतना पूरा क्या है? C12, फिर A13 C13। तो ये सारणी का मान होता है, ध्यान रखो, इसे मैं आपको बता चुका हूँ एनसीईआरटी में भी। अच्छा दिमाग लगाइए, इससे प्रॉपर्टीज क्या मिली, जरा सुनिएगा प्रॉपर्टीज क्या मिली। यदि किसी सारणी के अवयव, यदि किसी सारणी के अवयव और उसके संगत कोफैक्टर के साथ, नहीं समझ में, यदि पहली पंक्ति के, ये A11 A12 A13 पहली पंक्ति के अवयव हैं, तो C11 C12 C13 पहली पंक्ति के कोफैक्टर भी तो हैं। यदि किसी सारणी के अवयव और उसी के संगत अवयव को कोफैक्टर के साथ गुणा कर दिया तो सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? लिख लीजिए, लिखो इसको जल्दी कॉपी करो, फिर मैं बता रहा हूँ। ये डेल्टा का मान प्राप्त हो गया। कॉपी करें। ठीक, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यहां लिख लीजिए, बता रहा हूं, लिखेंगे। यदि किसी सारणी के अवयव और उनके संगत यदि किसी सारणी के अवयव और उनके संगत सहखंडों का सहखंडों का गुणा कर दिया जाए और उनके संगत सहखंडों का गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। तो सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। हाँ, दूसरे नंबर की कहानी सुने। क्या लिखा है? यदि किसी सारणिक तथा उनके सहखंडों को, फिर सुनिए, यदि किसी सारणिक तथा उनके सहखंडों को आपस में गुणा कर दिया जाए, यदि किसी सारणिक के अवयव और उनके संगत सहखंडों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अदरवाइज जरा दिमाग लगाइए, A11 को ये A11 A12 A13 अर्थात ये पहली पंक्ति के एलिमेंट में, खूब लगाना, पहली पंक्ति के एलिमेंटों को दूसरे पंक्ति के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो सारणी का मान 0 हो जाता है। इतना ध्यान रखना। अर्थात C11 यहाँ का कोफैक्टर क्या होगा? C21, अर्थात C21 प्लस A12 और यहाँ का C22। अभी आपको समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को आ गया होगा समझ में। A13 C या 23 बराबर 0। मेरे कहने का मतलब क्या है? यदि पहली पंक्ति के अवयव हैं, पहली पंक्ति के ही कोफैक्टर हैं तो सारणी का मान प्राप्त होगा। अदरवाइज कि किसी एक पंक्ति के अवयव और दूसरे किसी एक के कोफैक्टर हो, उसके कोफैक्टर ना हो और दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणी का मान 0। क्लियर? लिख लीजिए। ऐसा भी हो सकता था कि पहली पंक्ति के अवयव हो और तीसरी पंक्ति के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आ गया? तो 0। कुल मिला के 2 फंडे हैं, जरा सुन लीजिए ध्यान से, फिर कॉपी करिए। 2 फंडे हैं। ठीक, C1 से किसी एक कॉलम और उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारणी का मान प्राप्त होगा। इसी तरह किसी एक पंक्ति और उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारणी का मान प्राप्त होगा। और किसी एक पंक्ति और दूसरे पंक्ति के कोफैक्टर उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो सारणी का मान 0। इसी तरह कॉलम के साथ व्यवहार करेगा। अब भी नहीं समझ? आगे समझ। चलो जल्दी से कॉपी करो। हाँ, आ जाइए तीसरे नंबर पे। इसको मैं शॉर्टकट में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताऊँ क्या? तीसरे नंबर देखो,
डी या डेल्टा को अब ऐसे भी लिख सकते हैं, डी मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू, एक ही मतलब। डी बोलूँ या डेल्टा बोलूँ कहानी एक है, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इसको मैं कैसे लिखूँगा, समेसन ऑफ, खोपड़ी लगाना, समेसन ऑफ जे बराबर 1 से 3, जे बराबर 1 से 3 और ए 1j सी 1j, जरा दिमाग लगाना, ठीक। यहाँ जे की जगह 1 रखो, ए 11 सी 11, ये खुला, 2 रखो, ए 12 सी 12, ये आया नहीं आया समझ, आ गया समझ, फिर ए 13 सी 13, तो ये भी सांडी कमाना, इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, ध्यान रखें, इसको भी कॉपी करें। नहीं आया क्या, इसको समेसन में मैंने व्यक्त कर दिया। फिर समझ लीजिए, जे की जगह 1 रखेंगे, ए 11 सी 11, ये खुल गया, समेसन को मतलब प्लस 2 रखेंगे तो ए 12 सी 12, ये आ गया, फिर समेसन अपना प्लस देगा, 3 तक ही तो जाना है क्योंकि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, ए 13 सी 13, क्लियर। चलिए भाई आगे की तरफ रुक करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, इधर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लिखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार का साइन लगा दिया। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझना यार, मजा आएगी। यदि ए आई जे और सी आई जे अवयव तथा सहखंड है, सहखंड है, अवयव तथा सहखंड है, तो समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 3, फिर इसके अंदर समेसन ऑफ जे इक्वल टू 1 to 3 ए आई जे सी आई जे क्वेश्चन मार्क, बताइए भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो मैं इतना ज़्यादा करा चुका हूँ। अब मुझे लग रहा है आपकी सीटें भी आसान हो जाएंगी इस यहाँ से अब। देखिएगा, अच्छा कभी भी डबल समेसन लगे हों तो सबसे पहले इधर देखें सब लोग, अंदर वाला समेसन खोलते हैं, अंदर वाला, पहले ये समेसन खुलेगा फिर ये समेसन खुलेगा। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इधर से लिखूं, वैल्यू किसकी चाहिए, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 3, फिर समेसन ऑफ जे इक्वल टू 1 to 3 ए आई जे फिर सी आई जे, इसकी वैल्यू चाहिए। हाँ क्वेश्चन कॉपी हो गया, क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर लिए, कॉपी ना किए वीडियो रोक के कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको उठा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहले ये वाला समेसन पढ़ा रहना दो उसी तरह, समेसन आई इक्वल टू 1 to 3, क्लियर। इस समेसन को जरा खोलिए, तो जे की जगह क्या डालना है आपको, तो यहाँ क्या बैठेगा, अरे जे की जगह 1 बैठेगा ना, तो ए आई 1 प्लस नहीं इंटू सी आई 1, क्लियर, फिर प्लस 2 रखूँ, ए आई 2 जे आई 2 प्लस ए आई 3, ये क्या लिख दिया, सी ए आई 3 और ये सी आई 3, क्लियर। अब देखो आगे के पत्ते कैसे खुलेंगे, ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसा है, ये समेसन खोलेगा और ये भी समेसन खोलेगा, तो खूब लगाना। कहो तो मैं अलग अलग समेसन दे दूँ, इसको कुछ ऐसे लिख दूँ क्या, समेसन ऑफ आई 1 से 3 ए आई 1 सी आई 1 प्लस समेसन ऑफ, अरे समेसन के अंदर गुणा हो रहा ना, दिन नहीं समझ में क्या, हाँ फिर क्या होगा, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 3 ए आई 2 सी आई 2, फिर समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 3 ए आई 3 सी आई 3। चलिए इसमें समेसन रखा ही है, यहाँ से इधर से लिख रहा हूँ ताकि आ जाएगा। हाँ इसके आई की जगह रखूँगा तो कितना बैठेगा, ए 11 सी 11 प्लस ए 12 के बाद नहीं यहाँ 2 होगा ना, अरे 2 रखूँगा तो सी 21 तो सी 21, क्लियर, फिर
A31 C31, क्लियर। यहाँ क्या बैठेगा, A12 C12, फिर 2 रखूंगा, A22 C22, 3 रखूंगा, A32 C32, यहाँ 1 रखा हूँ, A13 C13, 2, A23 C23 प्लस A33 C33, सोच लेना। अब खोपड़ी लगाओ, देखो इसी का तो संगत को फैक्टर है, इसी का तो संगत को फैक्टर है, इसी का संगत को फैक्टर है। यदि संगत को फैक्टर है तो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, और संगत को फैक्टर ना हो तो वैल्यू 0। तो ये डी है क्या, अरे डी है क्या, ये डेल्टा है, ये क्या है, अरे देखो 12 12 22 22, ये भी डी है, डी मीन सांडिक मान है, ये भी डी है, अगला वाला भी डी है, आंसर खत्म। अच्छा लगा क्वेश्चन, कॉपी करें स्पीड के साथ। हाँ चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हो गए थे क्या, 4 पे आइए। मैं इसको लिख लीजिए फिर बता रहा हूं। यदि, लिख लीजिए पहले, यदि किसी सारणिक के सभी अवयव उनके सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सभी अवयवों को उनके सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले सारणिक का मान, तो प्राप्त होने वाली अभी समझाता हूं, सारणिक का मान डेल्टा डैश बराबर डेल्टा की पावर n-1 होता है, जहां n सारणिक की कोटि है, जहां n सारणिक की कोटि है। अच्छा क्या तमाशा है, मैं समझा रहा हूं, खोपड़ी लगाइए अभी। ये क्या लिखा है जरा सुनो। यदि किसी सारणिक के सभी अवयवों को उनके सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो सारणिक का मान प्राप्त होगा वो 1 डिग्री कम हो जाएगा। अर्थात डेल्टा क्या है, सारणिक का मान है, और डेल्टा डैश क्या है, उस सारणिक के अवयवों के जो कोफैक्टर बने उनसे बनी सारणिक है। अभी समझाता हूँ, ठीक। देखो एक सारणिक लेते हैं, बात समझ में आ गया। एक मैं सारणिक, इसको प्रूफ देखे, मैं लगभग इसको प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक। डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, पहली बात तो डेल्टा क्या है, एक सारणिक है। सारणिक का मतलब A11 A12 A13 A21 A22। अभी आपके खोपड़ी में सब कुछ डाल दूंगा, परेशान ना होना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप हंसने लगोगे कि समझ में तो आ गया। पहली बात डेल्टा क्या है, सारणिक है, जरा सुनिएगा। डेल्टा क्या है, सारणिक है। डेल्टा डैश क्या है, इस सारणिक के कोफैक्टर है, अर्थात इस प्रत्येक सारणिक के कोफैक्टर से बनी सारणिक है, जिसका कोफैक्टर क्या होगा, C11। अर्थात अब मुझे सारणिक बनाना है, क्या लिखा है, यदि किसी सारणिक के सभी अवयवों को उनके सहखंडों में प्रतिस्थापित कर दे, अर्थात A11 को सब्स्टिट्यूट कर देना C11 में। अब भी नहीं समझा, प्रतिस्थापित कर देना, बदल देना। ये क्या होगा, C12 फिर C13 फिर C21, कॉपी लगाना, C22 C23 C31 C32 C33। तो बात समझिए, डेल्टा क्या है, सारणिक, डेल्टा डैश क्या है, उस सारणिक के संगत अवयवों के कोफैक्टर से बनी सारणिक।
अर्थात इन सभी अवयवों को, इन 9 के 9 अवयवों के कोफैक्टर से बनी सारणिक है डेल्टा डैश। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ में, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो इधर ध्यान से सुनना, मैं डेल्टा इंटू डेल्टा डैश लिखा रहने दीजिए, खोपड़ी लगाना। देखो इसका गुणा, ध्यान सुनो, मैं लिखा पढ़ी ना करता रहूँगा कि पूरा टीपता रहूँ। इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या आ गया, A11 C11, A12 C21, क्लियर, C21, फिर A11 और C11, फिर A12 C21, समझ पा रहे हो? ऐसे गुणा इसके साथ करें तो C21 डेल्टा। इस रो पंक्ति का ऐसे गुणा करेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखो मैं समझा रहा हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करें, ऐसे भी तो हो सकता है। इसको उठा लो, दिमाग लगाना यार, इसको उठा लो और इसका गुणा इसके साथ कर दूं, एक ही मतलब तो है। अरे ये इधर लिख दूं उधर लिख दूं यार, बात समझा क्या? चले इसका गुणा इसके साथ कराओ जरा, A11 C11। अरे अभी आपको समझ में नहीं आया। हाँ इधर इसको क्या लिखूं, A11 नहीं A21 रफ कार, फिर A31, तो गुणा करेंगे A11 C11, फिर A21 नहीं C12 आ गया, फिर लोचा करेगा। डेल्टा बनाना है ना यार, जब तक डेल्टा नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा। बनेगा डेल्टा, इसको ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा। देखो एक लाइन से पहले इसको मैं ट्रांसपोज किए दे रहा हूँ, तब मजा आएगी, नहीं दिक्कत हो जाएगी। A11 A12 A13, सुनना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या पढ़े आप बोर्ड लेवल में? यदि किसी सारणी के सभी रो और कॉलम को आपस में ट्रांसपोज कर दे, सारणी के मान में कोई परिवर्तन, तो इसको C1 को R1 को C1 बनाइए, C11 फिर C12 C13 फिर C21 C22 C23, क्लियर, C31 C32 C33। अब खोपड़ी लगाना, इसका गुणा इसके साथ होगा। पहले यहाँ देखो, ये इसका गुणा इसके साथ होगा, अरे इसका गुणा इधर के साथ होगा, तो A11 C11 A12 C12 A13 C13, वैल्यू डेल्टा आई। अरे भूल गए, अभी लिखा है ना मैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा आई क्या, अरे इसका गुणा इसके साथ हुआ तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 डेल्टा। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो देखो उल्टा सीधा आने लगा, A21 C11, तो दूसरे पंक्ति का हुए दूसरे पंक्ति के कोफैक्टर से गुणा होने लगा, तो ये जीरो बैठ गया, ये जीरो बैठ गया, 0 0, क्लियर। अब जरा सुनिए, जिस दिन इसका गुणा होगा तो यहाँ 0 देगा और यहाँ क्या देगा, अरे 21 22 23 से डेल्टा देगा, अर्थात 0 डेल्टा 0। और जिस दिन इसका गुणा होगा 0 0 डेल्टा। अब खोपड़ी लगाना, ठीक, दिमाग लगाना। डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, सुनना, R1 R2। अरे ये आपको बात समझ में नहीं आई क्या? इन दोनों को गुणा करने से ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ से देखो R1 R2 R3 से 3 बार डेल्टा कॉमन, तो डेल्टा क्यूब कॉमन हो गया। डेल्टा क्यूब कॉमन हुआ तो कितना बैठा है, अरे कितना बैठा, हाँ डेल्टा क्यूब कॉमन हुआ, ठीक। और ये तो इकाई मतलब देखा जाए तो 1 1 हो गया, ये क्या आ गया 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। देखा जाए तो इकाई अवयव है, इकाई अवयव का सारणिक मान 1 होता है। अरे इकाई अवयव का सारणिक मान 1 होता है, इसको हल करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और ये भी बताया था मैंने कि ये ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, अरे डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारणिक मान ज्ञात करने में। कुल मिला कितना बैठ गया, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर डेल्टा क्यूब बैठा क्या, तो डेल्टा डैश क्या गया, डेल्टा स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाना, इसका मतलब जरा खोपड़ी लगाना। डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर होता है, कितनी कोट की सारणिक थी, 3 कोट की। जिस दिन 4 कोट की सारणिक होती तो यहाँ डेल्टा क्यूब आता, नहीं आया समझ में। n कोट की सारणिक है तो हाँ डेल्टा की पावर n माइनस। ये कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ क्या बकवास है, जल्दी से कॉपी करिए।
हाँ भैया ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा। देखो सुनो, डेल्टा की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर आ गई। सपोज दैट कोई 3/3 की डिटरमिनेंट दिए हैं, वो क्या कह रहा है, 3/3 का डिटरमिनेंट दिए, वो कह रहा है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे ना बताओ, उस डिटरमिनेंट के प्रत्येक अवयव को कोफैक्टर से एक नई सारणी बनाओ, फिर उसका मान बताओ। नहीं बुझा? आगे समझ। देख भैया, इसका कोफैक्टर ये होगा ना, इसके कोफैक्टर, ये 9 कोफैक्टर ज्ञात करने में ना नानी याद आ जाएगी। इसका मतलब मैं इस सारणी का मान ज्ञात कर लूं, मान ज्ञात करके ये वाला फार्मूला लगा दूं। अर्थात जब भी कोफैक्टर किसी सारणी के अवयवों से कोफैक्टर से जो सारणी बनती है उसका मान पूछे, तो जिस सारणी के कोफैक्टर से सारणी बनाना है, दी गई सारणी का मान ज्ञात कर लीजिए, उसकी 1 डिग्री कम कर दीजिए, बात खत्म। अब भी नहीं समझा? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, नहीं समझा? जैसे एक क्वेश्चन दिया, यदि डेल्टा बराबर 1 2 3 4 5 1, दिमाग लगाना, 2 3 5, तो डेल्टा डैश क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिनोशन बताओ, डेल्टा डैश क्या है? अरे डेल्टा डैश क्या है? हाँ मतलब डेल्टा डैश है, इसका कोफैक्टर बनाना है। देखो अब जरा खोपड़ी लगाना, मैं इसके कोफैक्टर बनाऊंगा तो 9 अंदर कोफैक्टर बनाऊं, फिर उसको प्रसार करूं, तो मैं क्यों करूंगा? सबसे पहले मैं डेल्टा ही ज्ञात कर लूंगा। डेल्टा बराबर देखो R1 के रिस्पेक्ट इसको प्रसार कर दूं, ठीक, कि सारा शुरू लगा दो। अरे हटाइए, ये सिक्के दो। देखो एक कॉमन हुआ, एक ये पंक्ति ये स्तंभ गई, 5 5 25 -3, फिर -4 कॉमन हुआ, -4 कॉमन के बाद ये 5 दूना 10 -3 त्रिकाई प्लस 2 कॉमन हुआ, 2 -15। क्लियर है भाई इतना? चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। हाँ 25 में 3 गए, 22 ये प्लस 1 -4 ये -13 माइनस का 26 4 30 माइनस का 18 है क्या? माइनस का 8। अब डेल्टा डैश चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? नाउ डेल्टा डैश। बताओ डेल्टा डैश का फार्मूला क्या होगा? कितनी कोट की सारणी की? तो डेल्टा की पावर 3 -1। क्लियर? अर्थात डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर या डेल्टा डैश कितना बैठ गया? -8 का बराबर 64। मीनिंग क्या है? जरा मीनिंग सुने। अब भी नहीं समझ में आया? बताओ, ये आसान है कि इसके कोफैक्टर बनाओगे, तो जब इसको देखो, या फिर इसको कोफैक्टर बनाते तो यहाँ C11 C12 C13, आप C घेरा को बेवकूफ बने भरते रहते, फिर ये एक नई सारणी बन जाती। अरे भावनाएं नहीं समझ पाए क्या अभी? ठीक, C31 C32 C33। अब जरा दिमाग लगाना, इसका कोफैक्टर यहाँ भरते, कैलकुलेट करते, ये सबको कैलकुलेट करते, फिर इसको प्रसार करते तो वैल्यू 64 ही आती। तो कितना समय लग जाता? तो इसका मतलब इस सारणी के सभी अवयवों को कोफैक्टर बनने से जो नई सारणी बनती है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 64। तो आपको कोफैक्टर नहीं बनाना, डायरेक्ट आप सारणी का मान ज्ञात करके 1 डिग्री कम, अर्थात ये वाला फार्मूला लगा देंगे। समझ में नहीं आया? आगे समझ, कितना काम का चीज़ है। आगे बढ़ाऊँ मैं अपना, दुकान बढ़ाई जाएगी। चलो मजा है कि नहीं इस पर? ये सब देखिए मेंस लेवल की बातें हैं, बोर्ड लेवल के बच्चे भी देखो सीख जाते हैं, बहुत आगे हो जाओगे। देखो मेरी यदि क्लास आप पढ़ लिए, आप कहीं तैयारी करने जाते हो, BSc करते हो, भविष्य में टीचिंग करते हो, आप राजा बाबू रहोगे। सर तो पढ़ते कहाँ हो? समस्या तो यही है। देखिए एप्लीकेशन पे आप जाइए, कुछ कंटेंट फ्री है, देखिए कितना बढ़िया वीडियो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें लाइव क्लास चलेगी। तो कृपया आप समय से एडमिशन ले लें, परेशान ना करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप। हाँ क्वेश्चन क्या है? 1, ये शायद मेरे सीट में क्वेश्चन था, log base y into x, log base z into x, log base x into y 1, log base z into y, log base x into z, log base y into z 1। ये कह रहा भैया बताओ इसका मान है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन वाला डिमांड कह रहा है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो मुझे।
क्वेश्चन की डिमांड है इसकी वैल्यू बता दो। देखो ध्यान सुनना ध्यान से। हाँ, इस एक की जगह log बेस x इंटू एक्स, जो बेस है शायद जो बेस है log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू एक होती है, तो log x का बेस x रख दूंगा तो वैल्यू एक बैलेंस नहीं हो जाएगी। अच्छा, बाकी इन दोनों को टीप लो। log बेस y इंटू एक्स, log बेस z इंटू एक्स। हाँ, ये क्या भैया, log बेस x इंटू वाई। लिखिए आगे उसी तरह। इस एक को क्या लिखूं, कोई बताएगा? log बेस y इंटू वाई, फिर ये log बेस z इंटू वाई, फिर ये log बेस x इंटू जेड लिखा रहने दीजिए। इसको क्या लिखूं? log बेस y इंटू जेड। इस एक को क्या लिखूं बताओ? log बेस z इंटू। चलिए, तब तक मैं मार्के में स्याही लगा लूँ जल्दी से। आप ये इतना कॉपी कर लीजिए भाई। हाँ, इतना कॉपी हो गया। अब आगे समझने की कोशिश करें। देखो देखो, एक फार्मूला, इस फार्मूले को प्रयोग करिए। log बेस m इंटू एन, ठीक है, बेस log n बाई m होता है, जो बेस होता है वो बटे में आ जाता है, पता है कि नहीं आपको? ठीक, तो यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? log x बाई x, बोलो यहाँ पे log x बटे y, इसको log x बटे z। जो बेस है वो अपान में आ जाता है, डिनोमिनेटर हर में आ जाता है। log x बाई log x, जल्दी करिए। log x अपान log y, log x अपान log z। ठीक, इसी तरह जल्दी जल्दी कॉपी करो इसको। ये क्या बैठेगा, कोई बताएगा? log y अपान log x, log y अपान log y, log y अपान log z, log y अपान log z। ये कितना बैठा? log z अपान log x, log z अपान log y, log z अपान log z। अब सोचना, इधर देखिए जल्दी से। देखो देखो, C1 से log x कॉमन है, C1 से log x, C2 से log y, C3 से log z, log x, log y और log z कॉमन। ये क्या बैठा? 1 अपान log x, 1 अपान log y, 1 अपान log z, 1 अपान log x, 1 अपान log y, 1 अपान log z, 1 अपान log x, 1 अपान log y, 1 अपान log z। हाँ, C1 C2 C3 बराबर वैल्यू 0। क्या पढ़ें? यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो सारणी का मान, यहाँ C1 C2 C3 तीनों बराबर है। तीनों बराबर होना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, ये भी शायद मेरे सीट में हो चुका है। 1 2a 3a 4 sin b अपान b एट sin a 12 sin a cos a 1 cos b। अगले वाले की डिमांड है भैया, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। आए समझ? सुनिए, याद है आपको साइन रूल, ज्या सूत्र क्या होता है? ज्या सूत्र साइन ए बराबर के इंटू ए होता है कि नहीं होता? और एक सूत्र होता है साइन ए बाई ए बराबर के इंटू ए। समझ में आ गया? ये भी तो होता है साइन बी बाई बी, क्या लिखा? साइन बराबर। और एक सूत्र ये भी पढ़े, बोलो। एक सूत्र ये भी होता है, एक सूत्र होता है साइन ए बटा ए।
बराबर के होता है। समझ में आ गया? अरे इसी से बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो साइन ए बराबर के इंटू ए, और इसी से साइन ए बराबर के इंटू ए, तो साइन ये साइन बी बराबर क्या होता है फार्मूला? के इंटू बी, तो साइन बी अपन बी कितना बन गया? के। तो इन फार्मूलों को देखिए यूज करके सवाल को ढंगा देंगे, ठीक है। अब इन सवालों को इन फार्मूलों को यूज करके सवाल को देखिए मारेंगे भी। सवाल मर गया। ठीक है, अब सवाल का देखिए कैसे काम तमाम होगा। सुनना सुनना ध्यान, सुनना ध्यान से। देखो ये क्या भरा हुआ है, पहले कॉलम से पहले कॉलम से कोई छेड़खानी नहीं। इसकी जगह मैं क्या डालूं? इसकी जगह साइन बी बाई बी की जगह के, तो ये कितना बैठ गया? 4k। क्लियर? 4k के बाद ये साइन ए की जगह k इंटू ए, तो 8ka। क्लियर? ये 12ka, बाकी टिप टाप लो। cos a 1 cos b। कुछ लोगों को तो साइन रूल ही नहीं पता होगा, अच्छा 11 में पढ़े ही नहीं। अब सुने जरा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब मैं क्या अपनी बात प्रस्तुत करूं? देखो ध्यान सुनना, बहुत सीरियस हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या है? 4k। अरे 4k कॉमन है, 4k बाहर उठा लो C2 से। 1 2a 3a, यहाँ 1 2a 3, खत्म क्वेश्चन। अरे समझ में नहीं आया? ये वैल्यू कितनी? 0। रीजन C1 बराबर C2। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आए। कॉपी करिए स्पीड से। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1/z माइनस का y प्लस जेड इंटू बटे एक्स स्क्वायर माइनस का y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जेड 1/z 1/x x प्लस 2y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स जेड। आगे है x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड स्क्वायर 1/x माइनस का y x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स जेड स्क्वायर। हाँ भाई, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू बताएं इसके भी। कुछ लोचा है क्या? एक मिनट क्वेश्चन चेक करूं। बोलो, देखें। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जल्दी बनेगा नहीं, इतना बता दे रहा हूँ। यदि आप ट्रिक पकड़ ले गए तो क्वेश्चन 2 लाइन का है, तो वो आप दिन भर बैठे रहोगे, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अच्छा सुनना, मैं करता क्या हूँ, C1 में x का गुणा कर रहा हूँ। C1 में x का, इस तरह C1 में मैं x का गुणा लगाऊंगा। C1 में x का गुणा लगाएंगे हम लोग। C1 में x और C2 में y, C2 गुणे y लिख दूँ, और C3 गुणे z तथा 1/xyz का भाग भी तो देंगे, भाग देने पर। अरे कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आएगा? हाँ देखिए जरा, C1 में x का गुणा कराइए जरा। C1 में x का गुणा कराओ तो x y z बैठ गया क्या?
और यहाँ x का गुणा होगा तो 1 डिग्री काट देगा ये। अरे इसमें x का गुणा हो तो x y z, यहाँ x का गुणा 1 डिग्री कम कर देगा, अर्थात y प्लस जेड डिवाइड बाई कितना x। अरे ये यहाँ क्या होगा माइनस का y प्लस जेड, ये भी 1 डिग्री कम कर देगा x z। क्लियर। इसमें y का गुणा कराओ तो कितना बैठेगा y बाई जेड, अरे y बाई जेड ये y बाई एक्स, और ये y का गुणा कराओ इसमें, अरे नहीं y का गुणा करना है ना इसमें, तो कितना बैठेगा y एक्स प्लस का y स्क्वायर प्लस का y जेड बटे एक्स जेड। क्लियर। इसमें z का गुणा कराओ, z का माइनस का z x प्लस वाई, नहीं इसकी 1 डिग्री नहीं कम हो जाएगी यार, इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड, इसमें z अपान एक्स, इसमें भी z की 1 डिग्री कम होगी, माइनस का वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कितना एक्स जेड। भाग किसका लगाऊं एक्स वाई जेड। नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखें, नहीं काम तमाम हो जाएगा। अब जरा खोपड़ी लगाना, एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे सवाल खत्म। एक प्रॉपर्टीज लगाऊंगा सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत सीरियस होकर सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ के पहले कॉलम पे ला रहा हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा। देखो देखो इधर देखना, इधर देखो, तीनों को जब जोड़ूंगा तो z तीनों में LCM आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स से x कटा, y से y कटा, यहाँ 0 लग गया। नहीं समझ में? अरे जोड़ते रहना, बकवास ना करो। देखो x तीनों में है ये, अरे ये माइनस का y प्लस का y कटा, अरे हर तो बराबर है ना, अंश जुड़ जाएंगे, माइनस y से y कटा, z से z कटा, ये भी 0 लगा क्या। देखो तीनों का LCM आपस में क्या है, बराबर है, x z है, ये माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कटा, नहीं समझ में आया। अरे माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कटा, और क्या बैठेगा, ये कितना आएगा y z माइनस का, और ये प्लस का y z, और यहाँ कितना बचा माइनस का वाई एक्स प्लस का वाई एक्स। जब तीनों को जोड़ेंगे ये भी 0, बाकी यहाँ सब लगा लो, भर लो, वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है ना? अरे नहीं, कहाँ बचेगा, देखो देखो माइनस का वाई स्क्वायर, सुनना माइनस का वाई स्क्वायर बच रहा है। अरे इस सवाल में कुछ यहाँ 2 था ना, ये 2, ये मिस्टेक हुआ ना, 2 है, ये 2 है, तो माइनस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर है 2y स्क्वायर, ये 2 है ना बेटा। देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक, जल्दी ध्यान कर ली। नहीं आया क्या समझ, साफ साफ लिख दो। एक्स वाई प्लस का 2y स्क्वायर था बेटा, वाई जेड बटे एक्स जेड। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग भी यार डाइडस कर लीजिए, इस तरह डाइडस, अब आपको ही नोट्स देखनी है यार, किसी को चेक कराना है क्या नोट्स, कि कोई स्कूल की क्लास पढ़ रहे हो कि डंडा पढ़ेंगे, ये क्यों नहीं लेके, अरे सब बकवास की बात है, समय बचाओ यार। हाँ देखो, जितने भी जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो कभी कठिन नहीं आते, बशर्ते बोर्ड लेवल से ज़्यादा सरल क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते कि यार ऐसा भी हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन को। क्योंकि जैसा अगला क्वेश्चन है उसमें शायद हम लोगों का दिमाग हैंग कर जाए। टू 1 3 1, 2 1/2, 3 1/3, 2 3 1/4, 1/9 एंड 1 इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज जा रही है। अगले व्यक्ति की डिमांड है कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, क्वेश्चन की डिमांड है भैया इसकी वैल्यू बता दो। क्वेश्चन कह रहा है अच्छा मेरी वैल्यू बताओ, क्या लफड़ा। देखो अब हम लोग इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे।
क्या मैं डिस्कस करूँ आपके साथ? इधर देखें, इधर देखो, इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज जा रही है। इस पहले एलिमेंट की जगह सब जगह 2 लिखा है क्या? बोलो। तो जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ 2 ही तो रहेगा, क्या और कुछ रहेगा? अच्छा, इसके ये क्या है, A11 A21 के एलिमेंट देखो, जुड़ेगा 1, फिर अब 1 + 2, फिर 1/4, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टर्म तक। फिर ये 3 लिखा है क्या सब जगह? तो ये तो 3 ही रहेगा। अरे आपकी खोपड़ी नहीं खुली, इस तरह तो जुड़ती है सांडी। फिर क्या होगा? 1, बोलो 1/3, फिर 1/9, इनफाइनाइट टर्म तक। क्या समझ में आ गया? क्या बन रही है? जीपी बन रही है। क्या है जीपी के योगफल? A/1 - R, A/1 - R। जीपी के अनंत पदों को योगफल जोड़ दिए, कर लीजिए। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला लगा दिए यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? A/1 - R। हाँ, आगे की तरफ बात करता हूँ, आगे की तरफ सुनना। ये 2 1/2, ये कितना आएगा बेटा? 3। ये कितना आएगा? 3 2/3, 3/2 क्यों? हाँ, अब ऐसे गुणा होगा तो 3, ये कुछ गलत हो गया, 2 आएगा यहाँ। 3 - का 6, आंसर -3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। यदि A1 A2 A3 A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9 HP में हो, मतलब हरात्मक श्रेणी में हो, HP में हो, HP में हो, लिखे बता रहा हूँ। लिख गया? HP में हो और या तथा एक डिटरमेंट दिए A1 5 A7 A2 4 A8 A3 A6 A9 A9 हो तो ग्रेटेस्ट इंटेजर D का मान बताओ। ये क्वेश्चन मार्क है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, बुद्धि हरी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, डरा रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटेजर D का मान बताओ। जब D का मान पाऊंगा तो इस डिब्बे के अंदर रख दूंगा, बस। वो थोड़ा डरने की बात, बकवास तो ये कर रहा है, जरा दिमाग लगाना। ये 9 पद हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हरात्मक श्रेणी में है। तो ये कौन सा पद है? तीसरा, ये चौथा, ये इतना मुझे पता है। जरा खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना। चौथा पद कितना है? चौथा पद, 4वां पद कितना है? 4वां पद 5 है। अब 5वां पद, 5वां पद 4 है। तो इनसे एक कॉन्सेप्ट निकला कि n वां पद क्या होगा। मैं भी समझाता हूँ। n वां पद होगा n/20। जरा दिमाग लगाना। देखो ये कितना है? चौथा पद। तो n वां पद n/20, तो चौथा पद, अरे उल्टा हो गया। क्लियर हुआ ना? देखो n वां पद n/20, तो चौथा पद कितना होगा? चौथा पद होगा जो उसकी जगह जो लिखा है, बात आप समझिएगा, ठीक है? तो चौथे पद में लिखा कितना है? नहीं, 20/n होगा, तभी तो बैठेगा। उल्टा हो गया, 20/n। अब सही देखो, तो चौथा पद कितना होगा बताओ? चौथा पद कितना होगा? चौथा पद 20/4। अरे n का मतलब इसका भाग लगा देना है यार। तो 20/4 5। ये देखिए चौथा पद। 5वां पद कितना होगा बताओ? 20/5, तो कितना बैठा? 4, ये 5। क्लियर है? अब जरा खोपड़ी लगाना। अब इसी तरह खोपड़ी, अभी आपको समझ में नहीं आया। देखो फिर ध्यान सुनना। देखो ये दोनों अपना मर्डर करके गए, निशानी छोड़ गए कि चौथे पद में क्या लिखा है? 5। 5 का दूसरा नाम 20/4, और इस 4 का दूसरा नाम
20/5, तो चौथा पद 20/4, पांचवा पद 20/5, तो यनवा पद 20/n। अब जरा दिमाग लगाइएगा, अब मैं डिटरमिनेंट भर रहा हूँ, खोपड़ी लगाना, डिटरमिनेंट भर रहा हूँ, डी बराबर भर रहा हूँ, डी। देखो ये पहला पद है क्या, तो पहला पद क्या होगा 20/1, दूसरा पद यनवा पद क्या है 20/n। नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया क्या। चौथा पद कितना है 5, पांचवा पद 4। देखो चौथा पद तो 20 में से 4 का भाग हुआ है, पांचवें पद में 20 में से 5 का भाग हुआ है, तो यनवें पद में 20 में से n का भाग हुआ है, तो पहले पद में 20 में से 1 का भाग होगा, दूसरे पद में 20 में से 2 का भाग होगा, तीसरे पद में 20 में से 3 का भाग होगा। तो A1 ये बेवकूफ बनाने के लिखा है, ये लिखा क्या है 20/1, नहीं आया समझ में। फिर क्या लिखा है 20/2, अरे 20/3, फिर हाँ 20/4, वही लिखा है 5, मन की आंखें। ये कितना है 20/5, ये 20/6, फिर 20/7, फिर 20/8, फिर 20/9। हाँ लिख लो, नहीं है समझ। देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये सोच भी नहीं, HP का कोई रोल नहीं है, फालतू बेवकूफ बना रहा है। अब दिमाग लगाओ जल्दी से, देखो ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया कि फिर साफ सुथरा लिखूं। आगे सुन, C1 से 20 कॉमन, C2 से 20 कॉमन, C3 से 20 कॉमन, टोटल कितना 20 की घात 3। अंदर क्या बना 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। क्लियर। अच्छा इसको जल्दी से एक्सपेंड करो। R1 के रिस्पेक्ट में 1+R लगा रहा हूँ इसका, ठीक। 1 ये पंथ ये स्तंभ, इससे गुणा होगा 1 5 9 45 माइनस का 8 संग 48, ठीक। फिर इसके बाद माइनस का 1/2 ये गया, 9 चौको 36 माइनस का 7 संग 42। अरे बहुत लंबा चौड़ा हो गया यार। प्लस का 1/3, 8 चौको 32 माइनस का 35। हाँ भाई इसका कैलकुलेशन लगाइए सब लोग। हाँ देखिए सभी स्टूडेंट, मैंने किया क्या है, इसको R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ देखिएगा गौर से, R1 के प्रति इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है और ये वैल्यू आ गई है डिटरमिनेंट की। आप देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लगा दिया हूँ, ये वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर D। इसको साथ अब अंदर डालोगे 1.6, आंसर कितना आया 1.6 की वैल्यू कितनी होगी 1, पीछे वाला इंटीजर देता है ना, तो आंसर इज 1, ठीक। ये आंसर बड़ा मुश्किल था थोड़ा सा गुड़ा बात करना, लेकिन हो गया, आप देख लीजिएगा। और मेरी यदि एडवाइस मानिएगा तो दोबारा इसको डायरेक्ट स्प्रेड ना करिएगा, क्योंकि अब इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप इसमें प्रॉपर्टीज लगाइएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा कुछ एलिमेंट जीरो करिएगा इसके, फिर एक्सपेंड करिएगा तो जल्दी हल होगा। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।